वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो का एक ओवरव्यू। तो आज हम पढ़ेंगे गेट के बारे में कि गेट क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, और लास्टली हम देखेंगे बॉडी मूवमेंट्स फिश का, बर्ड का, अर्थवॉर्म, स्नेक, कॉकरोच और स्नेल। तो ये सब किस तरह अपनी बॉडी मूव करते हैं, इसके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेट के साथ। तो गेट क्या होता है? द पैटर्न ऑफ मूवमेंट यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर मूवमेंट और लोकोमोशन इज कॉल्ड इट्स गेट। तो जिस भी तरह से, जिस भी पैटर्न में एक ऑर्गेनिज्म मूव करता है वही कहलाता है उसका गेट। फॉर एग्जाम्पल, सांप हमें पता है जिगजैग जिगजैग लूप बना के चलता है, तो यही क्या है, यही इसका गेट है। क्या करता है स्नेक? स्नेक जिगजैग चलता है, जिसको हम कहते हैं स्लिदर करता है। तो स्लिदर क्या है? ये गेट है स्नेक का। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू हेल्प देम परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली। तो क्या होता है, जितने भी एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट वे होते हैं चलने के, हर कोई एक तरह से नहीं चलता। इसी तरह क्योंकि वो मूव अलग अलग तरह से करते हैं, इसीलिए उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं मूवमेंट के लिए। तो जो स्पेशल ऑर्गन है, सबका जो मूवमेंट पैटर्न है वो अलग होता है। इसी तरह जो स्पेशल ऑर्गन है उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिश है, फिश मूव करती है फिन से। और अगर हम बर्ड की बात करें तो बर्ड उड़ती है किसकी मदद से? विंग्स की मदद से उड़ती है ना। तो क्या है, यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग हैं और इनका जो मूवमेंट है वो भी अलग अलग होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने एनिमल्स हैं, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, सबके मूवमेंट पैटर्न अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग तरह से मूव करते हैं, और सभी के जो ऑर्गन हैं वो भी अलग होते हैं। सबके पास अलग फीचर्स हैं मूव करने के। जैसे कि फिश फिन की मदद से मूव करती है, और अगर मैं बात करूं बर्ड्स की तो विंग्स की मदद से मूव करती है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है स्ट्रीमलाइन शेप। तो स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले यही पढ़ते हैं। फिश एंड बर्ड हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, दैट इज द हेड एंड टेल इज नैरोअर देन द मिडल। तो होता क्या है, अगर मैं फिश और बर्ड का एग्जाम्पल दूं, आप यहाँ पिक्चर में जैसे देख रहे हो, इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब है कि हेड और टेल का पतला होना बीच वाली बॉडी से। तो आप जनरली देखते हो फिश की जो टेल है और जो सर होता है वो पतला होता है, और जो बीच की बॉडी है वो मोटी होती है। यही अगर हम बात करें बर्ड की, तो बर्ड में भी जो टेल और हेड पोर्शन है वो पतला होता है, बीच की जो बॉडी है वो ब्रॉड होती है, वो चौड़ी होती है। तो यही जो शेप है यही है स्ट्रीमलाइन शेप। और स्ट्रीमलाइन शेप का फंक्शन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन शेप अलाउज देम टू मूव फास्टर। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रीमलाइन शेप उनको जल्दी और तेजी से मूव करने में हेल्प करती है। तो किस तरह, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैंने ग्रे पिक्चर से रिप्रेजेंट की है स्ट्रीमलाइन शेप। तो स्ट्रीमलाइन शेप जरूरी नहीं है कि दोनों एंड से पतली हो, ऐसा भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में अगर पॉइंटेड है चीज, अगर शेप पॉइंटेड है, उसको भी बोला जाता है स्ट्रीमलाइन शेप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि राइट साइड, ये जो ऑब्जेक्ट है राइट साइड मूव कर रहा है, तो राइट साइड से ये पॉइंटेड है। अब पानी, जैसे ही पानी आएगा, मैं फिश का एग्जांपल ले रही हूँ, जब फिश स्विम करेगी तो पानी के फ्लो के अगेंस्ट वो स्विम करती है ना। तो पानी जैसे ही उससे टकराएगा वो पानी को काटते हुए आगे चली जाएगी, है ना। कोई फ्रिक्शन, कोई भी उसे ज्यादा अपोजिंग फोर्स उसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिश जो है वो आसानी से मूव कर जाएगी और तेजी से मूव करेगी क्योंकि वो पानी को काटते हुए चली जाएगी। तो स्ट्रीमलाइन शेप का यही फंक्शन है कि वो ऑर्गेनिज्म को तेज मूव करने में हेल्प करती है। ह्यूमंस यूज द सेम प्रिंसिपल टू डिजाइन फास्ट मूविंग एरोप्लेन्स एंड बोट्स। तो बोट्स और एरोप्लेन्स जो होते हैं
वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। मतलब इनका जो शेप है, इनकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन शेप ही होती है। जैसे आप देखो एरोप्लेन और बोट दोनों में क्या है, आप एंड्स देखो पॉइंटेड है ना, और अगर बीच की बॉडी देखो वो क्या है, वो चौड़ी है। तो यहाँ पे भी ये इनकी जो शेप है ये स्ट्रीमलाइंड है। और इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि ये तेज मूव कर पाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट एनिमल के मूवमेंट पैटर्न और ये किस तरह मूव करते हैं और क्या स्पेशल ऑर्गन है, क्या स्पेशल फीचर्स हैं जिनकी मदद से ये मूव कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फिश के साथ। तो अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो क्या काम होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी का? स्ट्रीमलाइन बॉडी का काम होता है कि ये स्विमिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आप देखो ये फिश है, इसमें आप देख रहे हो कि स्ट्रीमलाइन शेप है, मतलब आगे और पीछे से ये पतली है और बीच से क्या है, बीच से ब्रॉड है। तो होता क्या है, स्विम करने में इसे अब ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो शेप है ये क्या करती है, ये पानी को चीरते हुए उसे काटते हुए आगे फिश को बढ़ाने का काम करती है। स्ट्रॉन्ग मसल्स कवर द स्केलेटन ऑफ द फिश and help it to make a series of zigzag movement to push forward in water। तो होता क्या है, फिश के ऊपर जो मसल्स हैं, उसका जो स्केलेटन है फिश का, वो कवर्ड होता है स्ट्रॉन्ग मसल से, और मसल्स की मदद से ही जो फिश है वो जिगजैग मूवमेंट शो करती हैं। आप यहाँ भी देख रहे हो क्या करती हैं फिश, वो टेल को कभी मोड़ती हैं, कभी हेड को मोड़ती हैं, है ना। तो इस तरह जिगजैग जिगजैग चलती हैं वो। अगर आपने कभी फिश को देखा हो तो कभी सीधा स्विम नहीं करती, जिगजैग 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 इसी तरह वो स्विम करती हैं। तो वो किस वजह से मूव कर पाती हैं, क्योंकि उनकी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो होता क्या है, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ फिश टू कर्व टू वन साइड एंड टेल स्विंग्स टू द अदर साइड। तो जो मसल्स हैं वो फिश की बॉडी को तो एक तरफ कर्व करवा देती हैं और जो टेल है उसको दूसरी साइड स्विंग करवा देती हैं। नाउ क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व्स टू द अदर साइड। अब फिर क्या होता है, एकदम से अब जब बॉडी जिस साइड कर्व हुई होती है वो उससे ऑपोजिट साइड में मुड़ जाती है, और जो टेल है वो दूसरी साइड में कर्व हो जाती है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो टेल लेफ्ट साइड स्विंग हुई हुई है, आप सेकेंड पिक्चर देखो वहां पे राइट साइड है, इसी तरह आप लास्ट पिक्चर देखो वहां पे फिर से लेफ्ट साइड है। तो टेल भी लेफ्ट राइट स्विंग कर रही है, और जो बॉडी है वो भी लेफ्ट राइट इस तरह कर्व कर रही है। तो यही जो कर्व है, इसी से जो फिश है उसको एक फॉरवर्ड पुश मिलता है। सो दिस पुशेस द फिश फॉरवर्ड। फिन हेल्प फिश टू मेंटेन देयर बैलेंस व्हाइल स्विमिंग। अब जब स्विम करती हैं फिश तो बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन बैलेंस करवाता है फिश को, तो ये काम करते हैं फिन्स। तो फिन का काम होता है कि वो फिश को बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बर्ड किस तरह मूव कर पाती है, उसके पास क्या ऐसे फीचर होते हैं जो उसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो द स्केलेटन ऑफ अ बर्ड इज डिजाइन टू अलाउ फ्लाइट। तो जो स्केलेटन होता है बर्ड का वो इसी तरह होता है कि वो आराम से उड़ पाए। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स बॉडी आर। तो कुछ स्पेशल फीचर्स पढ़ते हैं बर्ड के बारे में जो उसे उड़ने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स टू इनेबल फ्लाइट। तो जो बर्ड के फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब क्या होता है, फोर लिम्ब होता है हाथ। तो जो हाथ होते हैं बर्ड के वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू विंग्स, और इसी वजह से वो उड़ पाती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी रिड्यूसेस एफर्ट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फ्लाइट। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी हम अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बर्ड है उसमें भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और ये आराम से उड़ पाती है, इसे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते क्योंकि इसके पास स्ट्रीमलाइन शेप है। हॉलो एंड लाइट बोन्स। तो जो हड्डियां होती हैं बर्ड की वो हॉलो होती हैं। हॉलो का मतलब है खोखली। तो क्योंकि ये खोखली होती है इसकी वजह से क्या होगा, ये लाइट वेट होंगी, है ना, ज्यादा वेट तो होगा ही नहीं क्योंकि जो बोन्स है वो हॉलो है।
तो बर्ड की जो बोन्स है वो हॉलो और लाइट होती हैं, और ये हल्की होती हैं, इसीलिए वो आराम से उड़ पाती हैं। भाई ज़्यादा वेट होगा तो कैसे उड़ेगी बर्ड? ये क्योंकि जो बोन्स हैं वो बर्ड की हॉलो होती हैं और बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, इसीलिए वो उड़ पाती हैं। मॉडिफाइड ब्रेस्ट बोन हेल्प देम बीट देयर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट विदाउट टायरिंग। तो अब इनकी जो ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन मतलब चेस्ट बोन, तो जो चेस्ट बोन है वो इस तरह मॉडिफाई होती है कि ये आराम से अपने विंग्स को बीट कर पाए, मतलब आराम से ये पंख जो है वो चलाए और ये थके ना। अब भाई उड़ते वक्त क्या करना पड़ता है? विंग्स चलाने ही पड़ते हैं जिससे ये उड़े, और इनकी जो ब्रेस्ट बोन होती है वो इसी तरह डिजाइंड होती है कि ये बिल्कुल भी थके ना अपने विंग्स को बीट करते हुए। Birds also have special bones and muscles in their hind limbs for hopping and perching। तो हॉप करने के लिए, पर्च करने के लिए इनके जो हिंड लिम्ब है, हिंड लिम्ब क्या होते हैं? हिंड लिम्स होते हैं पैर। तो इनके पैर इसी तरह मॉडिफाई होते हैं कि ये अच्छे से हॉप कर पाए या पर्च कर पाए। पर्च करना होता है किसी भी चीज पे बैठना, तो ये आसानी से पर्च या हॉप कर पाए। हॉप मतलब जंप करना। इसी तरह इसीलिए इनके जो हिंड लिम्ब है मतलब पैर है वो इसी तरह डिजाइन होते हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस पिक्चर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। द अर्थवॉर्म हैज नो बोन्स बट अ सीरीज ऑफ मस्कुलर रिंग्स ऑल अलोंग इट्स बॉडी विच इट यूजेस फॉर लोकोमोशन। तो अर्थवॉर्म के पास बोन्स नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास बोन्स नहीं होती? तो अर्थवॉर्म के पास बोन्स नहीं होती, लेकिन इनके पास मस्कुलर रिंग होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ कुछ मार्क भी की है। ये आप देख रहे हो रिंग है, और रिंग किस चीज की है? ये मसल्स की बनी हुई है। तो ये क्या है? मस्कुलर रिंग है, और इन्हीं मस्कुलर रिंग की वजह से अर्थवॉर्म मूव कर पाते हैं। तो आ सकता है लोकोमोटरी ऑर्गन अर्थवॉर्म का क्या है? मस्कुलर रिंग्स है। तो मस्कुलर रिंग की वजह से अर्थवॉर्म मूव कर पाते हैं। इट्स बॉडी ऑल्सो सिक्रीट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प इट मूव। अब जब ये चलते हैं तब ये एक स्लाइमी सब्सटेंस मतलब एक चिपचिपा सा सब्सटेंस ये बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आराम से मूव कर पाए। अब ये जो स्लाइमी सब्सटेंस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। कैसे? यही फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की, और इसी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। Under the body of earthworm, a large number of hair-like structures called bristles are present. The bristles are connected with muscles. तो earthworm की बॉडी को अगर हम ध्यान से देखें तो उसकी लोअर बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोला जाता है ब्रिसल्स। मैंने यहाँ पिक्चर में मार्क भी किए हैं। अब ये जो ब्रिसल्स हैं ये मसल से कनेक्टेड होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? With the help of these bristles, the earthworm's body get a tight grip on the soil। तो ये जो ब्रिसल्स हैं इसकी वजह से अर्थवॉर्म को एक टाइट ग्रिप मिलती है। मतलब क्या करते हैं ब्रिसल? ये ब्रिसल सॉइल को होल्ड कर लेते हैं। सॉइल को ये अर्थवॉर्म को हेल्प करते हैं कि वो सॉइल को अच्छे से पकड़ ले, और इस वजह से वो अच्छी ग्रिप होल्ड कर पाता है सॉइल के साथ। द अर्थवॉर्म swallows soil and excrete undigested material as it moves, which in turn increase the fertility of soil। तो होता क्या है? जब अर्थवॉर्म चलता है तब वो सॉइल को स्वैलो कर लेता है, निगल लेता है, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकाल देता है। अब इस वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अर्थवॉर्म मूव कैसे करता है? अर्थवॉर्म फिक्सेस इट्स रियर पोर्शन टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ टाइनी ब्रिसल्स। मैंने आपको बताया है कि अर्थवॉर्म के पास क्या होते हैं? अर्थवॉर्म के पास ब्रिसल्स होते हैं, और अब जो पीछे के पार्ट में रियर पोर्शन होता है, पीछे का पार्ट, तो जो पीछे का पार्ट होता है अर्थवॉर्म का, वहाँ जो ब्रिसल्स हैं उससे वो ग्राउंड को होल्ड कर लेता है। अब होल्ड करने के बाद क्या करता है? वो स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच मतलब वो अपने मसल्स को एक्सपैंड करता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब स्ट्रेच करने के बाद अब उसका क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है वो आगे स्ट्रेच कर चुका है, इसीलिए अब वो आगे के पोर्शन से ग्राउंड को पकड़ लेता है। अब क्योंकि वो आगे वाले पोर्शन से अपने फ्रंट एंड से वो फिक्स कर चुका है अपने आप को ग्राउंड से, इसीलिए वो जो उसका रियर एंड है
जो उसने पीछे की तरफ से ग्राउंड को पकड़ा हुआ है वहां वो क्या करेगा, वो वहां पे सॉइल को रिलीज कर देगा, वहां से वो छोड़ देगा। अब जैसे ही वो पीछे वाले एंड से सॉइल को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, क्या करता है नेक्स्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है और अपनी जो लेंथ है उसे शॉर्ट कर लेता है और जो अपना पीछे वाला पोर्शन है उसको भी आगे ले आता है। तो इस तरह वो पीछे से आगे आ जाता है और मूव करता है। तो अब हम पढ़ते हैं स्नेक का बॉडी मूवमेंट। अ स्नेक हैज अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन and many thin muscles which allow it to curve its body in many ways। तो स्नेक के पास एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है। अगर आप इसकी बॉडी देखो तो कितनी लंबी होती है, तो इसकी जो बैकबोन है वो भी बहुत लंबी होती है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, किसी भी डायरेक्शन में वो मुड़ सकती है। और जो बैकबोन है उसमें बहुत छोटी छोटी बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं और इस वजह से वो अपनी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में कर्व कर लेता है। The fine muscles also help to interconnect backbone, ribs and skin। तो मसल्स जो है स्नेक की वो बैकबोन, रिब और स्किन को इंटरकनेक्ट करने का काम भी करती हैं। अब क्योंकि स्नेक की जो बैकबोन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो इसीलिए वो किसी भी डायरेक्शन में कर्व हो जाता है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होती, अगर जैसे हमारी बैकबोन है ये तो बहुत कम बेंड होती है, अगर हमारी तरह होती तो वो बेंड ही नहीं हो पाता, वो कर्व हो ही नहीं पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि किस वजह से स्नेक मूव कर पाता है। ये मूव कर पाता है अपनी फ्लेक्सिबल बैकबोन की वजह से। इफ वी नोटिस अ स्नेक मूव इट स्लिदर्स और zigzag क्विकली अक्रॉस अ सरफेस। तो होता क्या है, अगर आप सांप को देखो तो ये zigzag मूव करता है, आपने देखा होगा कैसे लूप बना के चलता है, तो इसी को बोला जाता है स्लिदर। तो अगर कोई पूछे कि स्नेक किस तरह मूव करता है, सो स्नेक स्लिदर्स। इट ट्विस्ट इट्स बॉडी इनटू लूप्स इन ऑर्डर टू मूव। तो अपनी बॉडी को ये लूप में ट्विस्ट करके मूव करता है। लूप मतलब सर्कल, सर्कल जो आप देखते हो ना, बिल्कुल गोल गोल ये घूमता रहता है और उस तरह मूव करता है, तो उसी को बोला जाता है लूप। विद ईच लूप इट पुशेज अगेंस्ट द ग्राउंड। हर एक लूप के साथ ये ग्राउंड पे आगे पुश होता रहता है। द लूप गिव इट्स बॉडी अ फॉरवर्ड पुश। तो ये जो लूप है इसी की वजह से स्नेक को एक फॉरवर्ड पुश मिलता है और वो आगे चल लेता है। नेक्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोच हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दे हेल्प इन मूविंग। तो कॉकरोच की अगर हम बात करें तो 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं इसके। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो 3 पेयर है पैरों के और पैरों की मदद से ये चल पाते हैं। द बॉडी ऑफ कॉकरोच is covered with hard outer skeleton called exoskeleton which protects the soft internal organs। तो जो कॉकरोच है इसकी बॉडी कवर होती है आउटर स्केलेटन से जिसे बोला जाता है एक्सोस्केलेटन। अब याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होना चाहिए आपको कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है आउटर स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन अगर मैं टर्म की बात करूं, एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो जो बाहर बॉडी के अंदर जो स्केलेटन नहीं होता बल्कि बॉडी के बाहर जो स्केलेटन होता है उसको बोला जाता है एक्सोस्केलेटन। तो कॉकरोच की बॉडी के बाहर स्केलेटन होता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये जो कॉकरोच के अंदर इंटरनल ऑर्गन है, जो कॉकरोच के ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, उसको ये स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है। This outer skeleton is not made up of bones, instead it is made up of number of plates joined together and that permits movement। तो देखो हमारा जो स्केलेटन है, एक तो वो हमारे बॉडी के अंदर है तो वो एक्सोस्केलेटन नहीं है, दूसरा हमारा जो स्केलेटन है वो बोन से बना है। लेकिन कॉकरोच में क्या है, एक तो इसका जो स्केलेटन है वो बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है, दूसरा ये बोन से नहीं बनता बल्कि ये बहुत सारी प्लेट से बनता है और इस वजह से ये मूव कर पाता है। There are 2 pairs of wings attached to the body behind head। तो अगर मैं बात करूं विंग्स की तो 2 पेयर होते हैं विंग्स के, टोटल 4 विंग्स होते हैं और ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हेड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स
तो मसल्स भी होती हैं कॉकरोच में, जो लेग मसल हैं, जो पैर के मसल्स हैं, वो मूव करने में, वो चलने के काम आते हैं। और जो बॉडी मसल्स हैं, बॉडी में भी जो मसल्स हैं वो फ्लाई करने के काम आते हैं। भाई विंग है अगर कॉकरोच के पास तो वो उड़ भी सकता है, और विंग्स अटैच्ड होते हैं बॉडी मसल्स के साथ, और इन मसल्स की वजह से वो उड़ पाते हैं। नेक्स्ट है स्नेल। तो स्नेल का बॉडी मूवमेंट डिस्कस करते हैं। A snail has an exoskeleton in the form of a hard shell and it is not made up of bones. तो स्नेल के अंदर भी बाहर की तरफ स्केलेटन होता है, इसके पास भी एक एक्सोस्केलेटन है, और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये शेल की फॉर्म में है। ठीक है, तो आप यहाँ जो ये पिंक पिंक देख रहे हो ये क्या है, ये शेल है, या फिर मैं कहूं तो ये स्नेल का एक्सोस्केलेटन है। The shell is a single unit and does not help in moving from place to place. अब ये जो शेल है ये एक स्नेल के पास एक ही शेल होता है, इसीलिए लिखा है ये एक सिंगल यूनिट है, और ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। इसकी वजह से स्नेल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। और ये जो शेल है इसको भी खींच के ले जाना पड़ता है। स्नेल जब चलेगा तो इस शेल को भी ड्रैग करते हुए, खींचते हुए, घसीटते हुए ले जाता है। और ये जो शेल है, एक और बात, ये बोन्स का नहीं बनता। तो अब आप सोचोगे कि जो शेल है स्नेल का वो मूवमेंट में मदद नहीं करता, तो काम क्या है इस शेल का? द शेल प्रोटेक्ट्स द स्नेल सॉफ्ट बॉडी। तो जो स्नेल है उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और शेल उसे प्रोटेक्ट करता है। कैसे? द स्नेल हाइड्स इनसाइड इट्स शेल व्हेन इट सेंसेस डेंजर। तो जब भी स्नेल को लगता है कि अब कुछ खतरा है तो वो क्या करता है, वो शेल के अंदर हाइड कर लेता है। इसका जो पैर है और जो इसका फेस है, जो पूरी बॉडी है, वो इस शेल के अंदर घुस जाती है। आपने देखा होगा टॉर्टोइस जो कछुआ होता है वो भी अपने शेल के अंदर जैसे घुस जाता है ना, उसी तरह जो स्नेल है वो भी अपने शेल के अंदर घुस जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अब ये मूव करता है मस्कुलर फुट की वजह से। सो फॉर मूविंग द स्नेल हैज अ थिक मस्कुलर फुट below its head which it uses to drag its body ahead। तो स्नेल आगे मूव कर पाता है अपने मस्कुलर फुट की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? स्नेल का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है मस्कुलर फुट। तो अपने इस मस्कुलर फुट की वजह से ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और ये मस्कुलर फुट होता कहाँ है? इसके बॉडी के नीचे। आप यहाँ देख रहे हो इसका जो सर है उसके नीचे ये जो आप देख रहे हो मैंने यहाँ मार्क किया है, यही है इसका फुट, और ये मसल से बना होता है और यही इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।